स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे जो अम्ल और क्षारक और लवण है। आज ऐसा पढ़ेंगे कि आज के बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अम्ल और क्षारक और लवण क्या होते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं, सब आज जानेंगे। तो देखते हैं। अम्ल एसिड वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी जलीय विलयन में अम्ल क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको हम अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है कि उसमें मिल जाता है, जब H2O में मिल जाएगा हाइड्रोजन तो ये H3O पॉजिटिव बनाएगा, जिसे हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन के तरफ दर्शाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वही यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। इनका स्वाद हमेशा खट्टा होता है, किसी भी अम्ल का स्वाद खट्टा होगा। जैसे आप देख सकते हैं इमली जैसे है, जैसे दही देख लीजिए, सब खट्टे होते हैं, तो इनका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब लिटमस पेपर क्या है, तो ये एक सूचक है, जो प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक ये लिटमस पेपर मिला है थैलोफाइटा एक समूह है वर्गीकरण का, इसमें पौधों का समूह है, जो पौधे का नाम लाइकेन है। उस लाइकेन से ये बनाया गया है। थैलोफाइटा एक समूह है पौधों का, और उस समूह में लाइकेन पौधा होता है जिससे इसका निर्माण होता है। तो लिटमस पेपर को, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन जब थैलोफाइटा लाइकेन से जब लाइकेन से इसे बनाते हैं तो ये बैगनी कलर का होता है, ये बैगनी कलर का होता है। ठीक, एग्जाम्पल में देख लीजिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखते हैं क्षारक। तो वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। जल में जब हम मिलाएंगे क्षारक को तो OH- यानी हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगे। इनका स्वाद कड़वा होता है, जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा था और इसका स्वाद कड़वा होगा। ठीक, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये क्या कर रहा था कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, और ये क्या कर रहा है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और भी हैं। और क्षार यानी बेस, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसे हम क्षार कहेंगे। तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। और इसको याद करने का तरीका, सभी लोग का ये कंफ्यूजन होता है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये कंफ्यूजन सबको लगा रहता है इन दोनों का, कि ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो इसका एक नया तरीका मैं खोज के लेके आया हूं कि अनिल छलनी हो गया। बस ये अगर आपको याद है तो समझ लो कि आपका ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। आ से अम्ल, नी से नीले लिटमस पत्र, और ला से लाल कर देता है, जबकि छा से क्या होता है क्षारक, और ला से लाल लिटमस पेपर को नी से नीला कर देता है। तो ये ट्रिक आप याद कीजिए, तो हमेशा आपको ये याद रहेगा, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सूचक इंडिकेटर, तो ऐसे पदार्थ जो किसी दिए गए पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता की जांच करते हैं उसे सूचक कहा जाता है। जो अम्लीय एवं क्षारीय दर्शाता है कि पदार्थ कैसा है उसे हम सूचक कहते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक। पहला है प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा गंधीय सूचक।
तो प्राकृतिक सूचक ये होते हैं कि पौधों से जो प्राप्त हमें होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक उन्हें कहते हैं जो हम रसायनों द्वारा बनाते हैं, यानी खुद से बनाते हैं, तो उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक वो होता है जो गंध के द्वारा हमें सूचना दे देता है कि अम्ल है या क्षार है, तो उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए प्राकृतिक सूचक में पहला है लिटमस। लिटमस अभी पढ़ चुके हैं, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होता है, क्षारक में जब मिलाएंगे तो नीला कर देगा, और जब अम्ल में मिलाएंगे तब लाल कर देगा। और वही हल्दी है, तो हल्दी भी एक पौधे से प्राप्त होता है। अगर हम क्षारक में मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, और जब अम्ल में मिलाएंगे तो पीला कर देगा। फिनाप्थेलिन ये कृत्रिम सूचक है, और मेथिल ऑरेंज दो है। तो फिनाप्थेलिन को अगर हम लोग क्षारक में अगर मिलाएंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा, और जब हम अम्ल में मिलाएंगे, जब हम इसे अम्ल में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा जल की तरह, एकदम जल की तरह दिखने लगेगा। और जब मेथिल ऑरेंज को हम मिलाएंगे क्षार में तो वो पीला नजर आएगा, क्षारक में मिलाएंगे तो वो पीला नजर आएगा, और जब हम अम्ल में मिलाएंगे तब लाल हो जाएगा। प्याज का रस और वेनिला, तो प्याज का रस गंधीय सूचक है, और वेनिला, तो प्याज का रस अगर हम इसमें अम्ल मिलाते हैं, प्याज के रस में अगर अम्ल मिला दिए हम, तो इसमें तीक्ष्ण गंध होगी, तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होगी, यानी बहुत तेजी से गंध उत्पन्न होगा। लेकिन जब हम क्षारक मिलाएंगे इसमें हम क्षारक मिला दिए अगर, तो कोई गंध नहीं रहेगा, कोई गंध नहीं रहेगा। ठीक। और वेनिला में क्या होता है, जब हम अम्ल मिलाते हैं तो ये समान रहता है, इसमें कोई गंध मतलब जिस तरह है उसी तरह रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें क्षारक मिलाते हैं तो इसमें गंध खत्म हो जाता है, जो इसका गंध था वो भी समाप्त हो जाता है। वेनिला का यही हाल होता है। तो आइए अब देखते हैं अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। पहले हम अम्ल का रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके बाद में क्षारक का हम गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक। तो पहला है अम्ल का धातु से अभिक्रिया। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अम्ल सक्रिय धातु से, जो सक्रिय होते हैं उन धातुओं से क्रिया करके लवण यानी नमक तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए जैसे अम्ल धातु से मिलता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए जिंक एक धातु है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अपक्रिया किए तो जिंक क्लोराइड यानी लवण का निर्माण हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुए। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा वाला आयरन यानी धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके फेरियस सल्फेट या आयरन सल्फेट कह सकते हैं, जो कि एक लवण है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहे हैं। इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा ही तरीका मैं बता देता हूं आपको कि अम्ल है तो आधा लवण है। अगर ये आपको याद है तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये किस तरह क्रिया करके क्या बनाता है। तो आधा से अम्ल हो गया और धा से धातु हो गया। आधा से क्या हो गया, अम्ल और धातु। आ से अम्ल, धा से धातु, तो अम्ल धातु और लवण का निर्माण हुआ, ये लवण का निर्माण हुआ, और है से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। तो ये याद कर लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसको हम प्रेक्षण से कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, यानी हाइड्रोजन गैस कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन गैस कैसे बन रहा है। तो एक हम प्रेक्षण करते हैं। ये हम ले लिए, इसमें हम क्या किए कि यहां पर जिंक यहाँ है, जिंक के छोटे छोटे दाने ले लिए, इसमें छोटे छोटे दाने हैं। ठीक। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, 2HCl है तो 2HCl लेते हैं। इसमें हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए HCl यानी 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें था, उसमें हम क्या डाल दिए, जिंक धातु। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से एक नली निकलती है, और ये जाती है एक बर्तन में, और जिस बर्तन में
साबुन का घोल रहता है, साबुन का घोल रहता है। ठीक, अब यहां पर जब हम क्या करेंगे, जिंक है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएंगे तो इसमें बुलबुले निकलने शुरुआत हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस इससे निकलेगा, जो जिंक क्लोराइड बनेगा वो तो इसी में रह जाएगा इक्वस फॉर्म में, और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा उस नली से जाकर के यहाँ पर पहुँच जाएगा, साबुन का घोल जो है उसमें जाके पहुँच जाएगा। और जब हम मोमबत्ती यहाँ लेकर के, कोई मोमबत्ती अगर हम लिए हैं और यहाँ पर ये जल रहा है और ये क्या होगा, बुलबुले निकल करके ये इस तरह हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तब यहाँ पर क्या होगा, ये मोमबत्ती जब जलाएंगे हम तो ये फट की आवाज आती है, फट फट की आवाज आती है, यानी तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो ये प्रेक्षण था। एक बात ये भी जान लीजिए, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ये क्या करता है, केवल यही एक है अम्ल जो क्या करता है, धातु के साथ अपक्रिया करके लवण तो बनाता है, लवण का निर्माण तो करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त करके क्या होती है, ये ऑक्सीकृत हो जाती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत होकर के जल का निर्माण कर लेती है। तो ये याद रखिएगा, केवल दो ही धातु हैं जिनके साथ HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो एक है मैग्नीशियम और दूसरा है मैग्नीज। तो मन मग भी याद रखो, चाहे मग में मन याद रखो, ये दो हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं यानी मुक्त करते हैं, लेकिन और सभी धातु के साथ अपक्रिया करके ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और जल का निर्माण कर देते हैं। तो पहला हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरा देखेंगे अम्ल का धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर हम बता दें कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को धातु बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। से अपक्रिया कराने पर क्या होता है, तो अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, यानी 3 यौगिक का निर्माण करेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उदाहरण के लिए देख लीजिए, अम्ल अगर धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा तो लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी अपक्रिया करके वही चीज बना रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट मतलब इसमें धातु है, कैल्शियम एक धातु है, उसके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना रहा है जो एक लवण है, उसके बाद जल का निर्माण कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है कि HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसका प्रेक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रेक्षण करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक परख नली लेते हैं। उस परख नली में हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें अम्ल रहता है। अब सोडियम कार्बोनेट इसमें हम डालेंगे, ये मान लो HCl है, 2HCl इसमें है, और इसमें हम डाल देते हैं क्या चीज़, सोडियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पर हम ले लिए सोडियम कार्बोनेट, इसमें डाल दिए। अब इसमें से जिस तरह हम पहला परीक्षण किए थे उसी तरह ये जाएगा। वहाँ पे साबुन हम लगाए थे एक बर्तन में, ये बंधा हुआ रहता है इस तरह, यहाँ पर जाएगा ये एक बर्तन में, और उस बर्तन में हम रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस बर्तन में रखेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उसमें ये जाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस निकल के जा रहा है, जल तो वहीं रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट जैसे यह है तो सोडियम सल्फेट वहीं रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड वहीं रह जाएगा, क्योंकि वही ये HCl से अपक्रिया कर रहा है ना, तो वहीं रह जाएगा। और ये अपक्रिया कर लेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुंच गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके ये बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड अपक्रिया करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा प्लस जल का निर्माण करेगा। ठीक, ये अवक्षेप का निर्माण करता है, मतलब ये अवक्षेप के रूप में पाया जाता है। अवक्षेप हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। और ये श्वेत होता है, श्वेत यानी सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण करता है। जब अधिकतर हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित कर देते हैं,
जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ज़्यादातर अगर ज़्यादा देर तक प्रवाहित कर देते हैं तो दूधिया कलर उसका हो जाता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया कलर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि दूधिया कलर कैसे हो जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो श्वेत अवक्षेप मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। अगर ज़्यादा हम प्रवाहित कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का रंग दूधिया कलर हो जाएगा। ठीक, ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अपक्रिया करता है। उसमें हम बता चुके हैं कि जब हम चूना पत्थर लेकर आते हैं, यानी चूना ये है, तो चूना को हम लेकर के आते हैं किस पे, पोताई करने के लिए दीवार को। तो दीवार को पोताई करने के लिए तो वो क्या करता है, पोताई करने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा चूना है, बुझा चूना, जब हम क्या करते हैं उस पर पोताई करने के लिए इसको हम लगा देते हैं, पोत देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे 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 क्या करता है, अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है और वो क्या करता है, पूरे चमकीला हो जाता है। तो अब पढ़ेंगे हम तीसरा, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड तथा धात्विक हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया। यहाँ पे धात्विक लिख दिया हूँ, यानी धातु समझना इसको, क्योंकि धातु को हम धात्विक भी लिखते हैं। तो अम्ल का धातु ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड तथा धात्विक हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करने पे क्या होता है, तो अम्ल धातु ऑक्साइड तथा धात्विक हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके लवण का निर्माण और जल का निर्माण करता है। ठीक, तो उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं इसको, यहाँ से देखिए पहला एग्जाम्पल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अम्ल है वो कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड, कॉपर धातु है, ऑक्साइड है उसमें, तो कॉपर ऑक्साइड से अपक्रिया करके कॉपर क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, जो कि एक लवण है और जल का निर्माण कर रहा है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था जो धात्विक ऑक्साइड था, और ये धात्विक हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उस अपक्रिया कर रहा है जो वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कर रहा है, जो बना रहा सोडियम सल्फोनेट और जल का निर्माण कर रहा है, सोडियम सल्फोनेट और जल का निर्माण कर रहा है। तो हम इससे कह सकते हैं कि अम्ल हमेशा धात्विक ऑक्साइड और धात्विक हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड और धात्विक हाइड्रोक्साइड ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि क्षारक से अपक्रिया करके अम्ल हमेशा लवण और जल बनाते हैं। तो ये हम बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए, और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।